नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं बाबाजी यूनिफाइड 2025 श्रृंखला के अध्याय 18 में। जी। ये श्रृंखला रॉजर लैम्फेयर की किताब यूनिफाइड अ कोर्स ऑन ट्रूथ पर आधारित है और आज का अध्याय है दूसरों की आत्मस्वीकृति को बढ़ावा देना। हाँ, और हमारे पास किताब के अंश तो हैं ही, साथ में जो सेशंस में चर्चा हुई उसके नोट्स पे हैं। बिल्कुल। और ये विषय वाकई दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि ये व्यक्तिगत विकास को सामूहिक कल्याण से जोड़ता है। वही तो। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये विचार है कि दूसरों को खुद को स्वीकार करने में मदद करना वो असल में हमारी अपनी पूर्णता की यात्रा का हिस्सा है। ये थोड़ा उल्टा सा लगता है ना? है तो कि भाई हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया, हमारा नजरिया, वो बाहर के सामूहिक अनुभव को कैसे आकार दे सकता है। बिल्कुल। और ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामूहिक भलाई, ये आखिर आपस में गुंथे कैसे हुए? चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। ये जो स्रोत है हमारे पास, ये पहले हमारी अपनी पूर्णता की, अपने एकीकरण की जिम्मेदारी पर बहुत जोर देते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर फौरन ही हमें दूसरों से जोड़ देते हैं। ये कनेक्शन, ये कैसे काम करता है? हाँ देखिए, यही इस अध्याय का कोर है, मुख्य बात है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी वो तो नींव है ही, आप अपनी यात्रा के लिए खुद जिम्मेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। लेकिन हम अकेले बिल्कुल अलग थलग टापू नहीं है। स्रोत यहाँ सामूहिक चेतना, या जिसे अंग्रेजी में ग्रुप कॉन्शियसनेस कहते हैं, उस विचार को सामने लाते हैं। सामूहिक चेतना? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे एक अदृश्य मानसिक और भावनात्मक माहौल। अच्छा। जो हम सब मिलकर बनाते हैं और जिससे हम सब जाने अनजाने लगातार प्रभावित होते रहते हैं। माहौल जैसे परिवार की सोच होती है या समाज के रीति रिवाज? बिल्कुल। सोचिए ना, कैसे हमारे परिवार की या हमारे समाज की मान्यताएं, चाहे वो सफलता के बारे में हो या रिश्तों के बारे में, या फिर कपड़ों के फैशन या खाने पीने की आदतों जैसी छोटी चीजों के बारे में ही क्यों ना हो, हाँ। वो हमारी अपनी सोच, हमारी पसंद नापसंद और यहाँ तक कि हमारी इच्छाओं को भी अनजाने में ही सही पर शक्ल देती हैं। सही। स्रोत में एक बहुत बढ़िया मिसाल दी गई है, एक मेज की जिसके 4 पैर हों। अच्छा। अगर एक पैर भी, सिर्फ एक, थोड़ा छोटा या बड़ा हो, असंतुलित हो, तो पूरी मेज डगमगाने लगती है ना? भले ही बाकी 3 पैर एकदम सही हो। हाँ बिल्कुल। इसी तरह हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति का असंतुलन भी पूरे समूह को प्रभावित करता है। अच्छा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ समाज ही हमें प्रभावित नहीं करता, बल्कि दूसरों के जो निजी विचार हैं, उनका व्यवहार है, उनकी जागरूकता का स्तर, जी, ये सब भी हम पर असर डालते हैं और शायद हमारी सोच उन पर भी। निश्चित रूप से। बिल्कुल। हम एक दूसरे के लिए आईने की तरह काम करते हैं। आईना? हाँ, जब हम किसी और को संघर्ष करते देखते हैं या कोई खास तरह का व्यवहार करते देखते हैं, तो ये हमें अपने अंदर झांकने का, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने का और इस तरह विकसित होने का मौका देता है। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि दूसरे लोग हमारी पूर्णता को साकार करने के लिए एक माध्यम है, एक व्हीकल है। अच्छा। उनके बिना, या कहें तुलना के बिना, हम खुद को पूरी तरह जान ही नहीं सकते। जैसे मैं खुद को मोटा कहूं या पतला, ये जानने के लिए भी तो मुझे दूसरों के संदर्भ की जरूरत पड़ती है ना? हाँ, ये बात तो है। ठीक है, ये जुड़ाव समझ में आता है। लेकिन पर सवाल उठता है कि अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं, खासकर उन्हें खुद को स्वीकार करने में, जिसे सेल्फ एक्सेप्टेंस कहा गया है। जी बिल्कुल सही सवाल। और इसका जवाब छिपा रहा है हमारी अपनी सृजनात्मक शक्तियों में, हमारी क्रिएटिव पावर्स के इस्तेमाल में। सृजनात्मक शक्तियाँ? हाँ। स्रोत बताते हैं कि ये शक्तियां तब सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं जब हम अपनी सोच को ईश्वर के विचारों के साथ अलाइन करते हैं, उनके अनुरूप लाते हैं। ईश्वर के विचार जैसे प्रेम, पूर्णता, शांति, समृद्धि, ये सब। तो हमारे ऐसे विचार जो ईश्वर के इन गुणों से जुड़ते हैं, वो हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं उन विचारों के मुकाबले जो हमने सिर्फ अपने दिमाग से गढ़े हैं, अपनी सीमित समझ से। अच्छा। जैसे किसी को ये सलाह देना कि भाई तुम फला स्टॉक में पैसा लगाओ, ये तो मेरा अपना विचार हुआ। हाँ। जबकि ये मानना कि हर किसी के जीवन में समृद्धि संभव है और उसका दावा करना, ये ईश्वर के विचार के ज्यादा करीब है। हाँ, कुछ ऐसा ही। और यहीं पर वो सृजन का सूत्र, क्रिएटिंग फॉर्मूला जिसे कहते हैं, उसकी बात आती है। अच्छा। ये एक तरह की मानसिक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी वास्तविकता को सचेतन रूप से आकार देने की कोशिश करते हैं।
और स्रोत कहते हैं कि हम ये सूत्र दूसरों के लिए भी बना सकते हैं। दूसरों के लिए भी? हाँ, खास तौर पर उनकी आत्म स्वीकृति के लिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए। लेकिन यहीं पर वो बड़ा सवाल आता है, क्या ऐसा करना उनकी स्वतंत्र इच्छा, उनकी फ्री विल में दखलंदाजी नहीं है? अगर हम किसी और के लिए कुछ बना रहे हैं, हाँ? तो क्या हम उनकी मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसे समझना बहुत जरूरी है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आत्म स्वीकृति का सूत्र बनाते हैं ना, हाँ। तो दरअसल हम अपने विचारों और धारणाओं पर काम कर रहे होते हैं, ना कि सीधे उन पर कोई असर डाल रहे होते हैं। अपने विचारों पर कैसे? हम अपने मन के अंदर ये दावा करते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि उस व्यक्ति में आत्म स्वीकृति मौजूद है, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर की छवि होने के नाते उनमें वो क्षमता स्वाभाविक रूप से है। ठीक है। तो असली काम होता है हमारे अपने उन विरोधी विचारों से निपटना जो इस विश्वास को रोकते हैं। अच्छा, जैसे मेरे मन में ये विचार आ सकता है कि अरे नहीं, वो तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, या उसमें तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है ही नहीं, मैंने खुद देखा है। हाँ, बिल्कुल। तो सूत्र बनाते समय मैं इन अपने विचारों को चुनौती दे रहा हूँ और बदल रहा हूँ। बिल्कुल, ये सारे काम आपके अपने मानसिक धरातल पर हो रहा है। आप अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति अपनी धारणा बदल रहे हैं। अच्छा। और इस तरह आप उनकी स्वतंत्र इच्छा में दखल नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसे बढ़ावा दे रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता और संकल्प शक्ति, जिसे विल पावर कहते हैं, वो तभी आती है जब व्यक्ति खुद को स्वीकार करता है और अपने ईश्वर स्वरूप से जुड़ता है। मतलब जब वो एकीकृत होता है, यूनिफाइड होता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि असली संकल्प शक्ति वो नहीं जो हम सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। असली संकल्प शक्ति ईश्वर से जुड़ाव ही है। और इसके दुश्मन कौन है? स्रोत कहते हैं काल्पनिक डर, चिंताएं, अकेलापन, गरीबी का एहसास, दुख, ये सब हमारी उस असली संकल्प शक्ति को कमजोर करते हैं। ये तो कमाल की बात है। तो क्या इसीलिए स्रोत कहते हैं कि आत्म स्वीकृति का सूत्र वो एकमात्र ऐसा सूत्र है जिसे हम दूसरों के लिए बिना उनकी इजाजत के बना सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये उनकी आजादी को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। हाँ, ठीक यही कारण है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से, चाहे वो अनजाने में ही क्यों न हो, अपने लिए बीमारी, दुख या गरीबी चुनता है, तो हम उसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये सृष्टि का नियम है, ईश्वर भी नहीं करते। ठीक है। इसीलिए किसी और की विशिष्ट समस्या के लिए, जैसे कोई बीमार है या आर्थिक तंगी में है, तो उसके समाधान के लिए सूत्र बनाने से पहले हमेशा उनकी अनुमति लेना जरूरी बताया गया है। लेकिन आत्म स्वीकृति वो तो मौलिक है, वो सबकी स्वाभाविक अवस्था है, इसलिए उसे बढ़ावा देना हमेशा सही है और उसमें अनुमति की जरूरत नहीं। समझ गया। अच्छा, यहाँ एक और पहलू पर बात करते हैं। स्रोत कहते हैं कि सामूहिक चेतना में जितनी ज्यादा गलतियां या नकारात्मकता होगी, हाँ, जैसे डर, कमी का भाव, अलगाव की मान्यताएं, तो हम पर दबाव उतना ही ज्यादा होगा। हाँ, और अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाना उतना ही मुश्किल होगा। ये कैसे काम करता है? क्या ये हमें पीछे खींचता है? हाँ, बिल्कुल खींचता है। सोचिए, आप एक ऐसे तालाब में तैरने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा काई जमी हो या कचरा हो। हाँ, तैरना मुश्किल होगा ना, ज्यादा मेहनत लगेगी। बिल्कुल। इसी तरह अगर आप ऐसे समाज या परिवार रूपी सामूहिक चेतना में हैं जहां ऐसी मान्यताएं बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी हैं जो आपके आध्यात्मिक विकास या आपकी सच्ची इच्छाओं के खिलाफ है, तो आपको लगातार एक खिंचाव महसूस होगा, एक बोझ सा लगेगा। जैसे स्रोत में उदाहरण है कि अगर किसी परिवार में कोई सदस्य साधु बनना चाहे, लेकिन परिवार की सामूहिक चेतना इसे बिल्कुल स्वीकार न करती हो, तो उस व्यक्ति के लिए अपना रास्ता चुनना बहुत मुश्किल हो सकता है। सही बात है। इसीलिए कहा गया है कि मेज के सभी पैरों को एकीकृत होना चाहिए। हमारा विकास अकेले नहीं हो सकता, ये समूहों से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या इसका उल्टा भी सच है? अगर समूह में कुछ लोग भी, थोड़े से लोग भी सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हों, ईश्वर के गुणों को अपना रहे हों, तो क्या ये बाकियों के लिए रास्ता आसान बनाता है? हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। अच्छा। हाँ, स्रोत में लेजर लाइट का उदाहरण दिया गया है। लेजर लाइट? हाँ, देखिए, साधारण रोशनी बिखरी हुई होती है, उसकी तरंगे अलग अलग दिशा में जाती हैं। लेकिन लेजर में क्या होता है? प्रकाश की तरंगे एक साथ एक सीध में चलती हैं, मतलब कोहियरेंट होती हैं। और इससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है। इसी तरह चुंबक का उदाहरण है। लोहे के एक साधारण टुकड़े में जब कुछ कण एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं तो पूरे टुकड़े में चुंबकीय शक्ति आ जाती है। ठीक ऐसे ही समाज में कुछ थोड़े से सुव्यवस्थित दिमाग
ऑर्गेनाइज्ड माइंड्स जिन्हें कहा गया है। अच्छा। यानी ऐसे लोग जो सचेतन रूप से ईश्वर के गुणों के साथ अलाइन हो रहे हैं, वो पूरे समुदाय पर जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। वाओ। यही वजह है कि समान विचारधारा वाले समूहों का इतना महत्व बताया गया है। जैसे ये यूनिफाइड कोर्स का समूह है, हाँ। ये हमारी प्रगति को सहारा देते हैं, उसे तेज करते हैं, आसान बनाते हैं। और अच्छी बात यह है कि हाल के वर्षों में ऐसे समूह बढ़ रहे हैं जो पूर्णता का अनुभव करने को अपना लक्ष्य बना रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पिछले हफ्ते के अभ्यास का भी जिक्र हुआ नोट्स में। हाँ, आभा मंडल साफ करने का। हाँ, अपने करीबी लोगों के आभा मंडल, उनके ऊर्जा क्षेत्र को साफ करने का अभ्यास। नोट्स में लिखा है कि कई लोगों ने बताया कि ऐसा करने के बाद उन्हें खुद बहुत अच्छा महसूस हुआ, हल्कापन लगा। इसका क्या कारण बताया गया? ये उसी आपसी जुड़ाव का नतीजा है जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जैसे उनके आभा मंडल से अनचाहे प्रभावों को हटाने का इरादा करते हैं, तो हम अनजाने में उनकी स्वतंत्रता को, उनके हल्केपन को बढ़ा रहे होते हैं। और क्योंकि हम सब एक ही चेतना के हिस्से हैं, उनकी इस बढ़ी हुई स्वतंत्रता का, उस हल्केपन का एक अंश वो हमें भी महसूस होता है। इसीलिए हमें अच्छा लगता है, आनंद आता है। मतलब हम उनकी आजादी में एक तरह से शामिल हो जाते हैं। हाँ, परोक्ष रूप से, विकैरियसली जिसे कहते हैं जी, चाहे कुछ पल के लिए ही सही। समझ गए। तो इस हफ्ते का जो अभ्यास है वो इसी समझ पर आधारित है जी, कि अपने करीबी 1 या 2 लोगों को चुने और उनके लिए आत्म स्वीकृति का सूत्र बनाएं। हाँ, और इसकी प्रक्रिया वही है जो हमने अभी समझी। पहले दावा करना, क्लीम, कि उनमें आत्म स्वीकृति है, फिर उसे पूरी तरह स्वीकार करना, एक्सेप्ट, और फिर सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन में उठने वाले किसी भी विरोधी विचार को, जैसे नहीं, ये नहीं हो सकता, वो तो ऐसे हैं, हाँ, उसको पहचानना और उसे क्षमा करके प्रेम भेजकर मुक्त करना। बिल्कुल। और ये फिर से याद दिलाना जरूरी है कि ये सब कुछ, ये सारा काम हमारे अपने मन में, हमारे विचारों के स्तर पर हो रहा है। ठीक है। इसका सबसे पहला और सीधा फायदा हमारी अपनी चेतना को मिलता है। हमारा अपना अनुभव बदलता है, हम ज्यादा शांत, ज्यादा स्वीकार करने वाले बनते हैं। अच्छा। दूसरे व्यक्ति को जो लाभ मिलता है वो इस प्रक्रिया का एक सुखद परिणाम है, कह सकते हैं, एक बोनस है। और ये समझना भी महत्वपूर्ण है, जैसा श्रोत कहते हैं, कि हमारी अपनी चेतना का स्तर भी पूरी तरह सिर्फ हम पर निर्भर नहीं करता, वो आंशिक रूप से दूसरों पर भी निर्भर है। जब तक समूह के बाकी पैर संतुलित नहीं होते, हम भी पूरी तरह संतुलित महसूस नहीं कर सकते हैं। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, एक और बारीक बात जो चर्चाओं में सामने आई, हाँ, कि अगर हम किसी की अनुमति लेकर उसकी किसी खास समस्या के लिए सूत्र बनाते भी हैं, तब भी काम अपने ही विचारों और धारणाओं पर करना है। बिल्कुल। और ध्यान हमेशा समाधान पर रखना है, समस्या पर नहीं। हाँ, जैसे स्वास्थ्य का दावा करना है ना, कि बीमारी के ना होने का। बिल्कुल सही। समस्या पर ध्यान देने से हम अनजाने में उसी को ऊर्जा दे देते हैं। ध्यान हमेशा उस स्थिति पर होना चाहिए जो हम चाहते हैं, यानी स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति। ठीक है। और हाँ, हमेशा पहला कदम आत्मचिंतन होना चाहिए। क्या ये मेरे और उस व्यक्ति के सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है? क्या मेरा हस्तक्षेप करना सही है? हाँ, ये भी बात हुई थी चर्चाओं में। जी, क्योंकि कभी कभी किसी के अनुभव में हस्तक्षेप करना, भले ही नेक इरादे से और अनुमति से ही क्यों न किया गया हो, उनके सीखने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। अच्छा। हो सकता है वो अनुभव उनके अपने विकास के लिए जरूरी हो, और अगर उनका विकास रुकता है तो क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं, तो ये अंततः हमारे सामूहिक विकास को भी धीमा करेगा। बिल्कुल। तो विवेक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। सही कहा। अच्छा, इन सब तकनीकों और सूत्रों के बीच चर्चाओं में एक बहुत ही मौलिक विचार, एक मूल मंत्र जैसा बार बार उभर कर आया, मैं प्रेम हूं, आई एम लव। हाँ, ये इस पूरे विषय से कैसे जुड़ता है? ये तो बहुत सरल सा लगता है। सरल है, लेकिन शायद यही सबसे गहरा और शक्तिशाली सत्य है। ये सब की जड़ है, बुनियाद है। अच्छा। देखिए, प्रेम ही ईश्वर का मूल गुण माना गया है, जिससे बाकी सारे गुण, शांति, आनंद, प्रचुरता, पूर्णता, रचनात्मकता, वो सब स्वाभाविक रूप से निकलते हैं। जब हम सचमुच गहराई से ये स्वीकार कर लेते हैं और अनुभव करने लगते हैं कि मैं प्रेम हूं, तो हमारे विचार अपने आप ही ईश्वर के विचारों के साथ अलाइन होने लगते हैं। अपने आप। हाँ, फिर हमें बाहरी नकारात्मकता या सामूहिक चेतना के हानिकारक प्रभावों से लड़ना नहीं पड़ता, वो हम पर असर ही कम करते हैं। ये सबसे शक्तिशाली सफाई और एकीकरण, यूनिफिकेशन का तरीका है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस मैं प्रेम हूं की अवस्था में स्थित होने लगूं जी। तो दूसरों के प्रति मेरे जो नकारात्मक निर्णय हैं या आलोचना वाले विचार हैं वो अपने आप कम होने लगेंगे। मुझे उनके लिए अलग से सूत्र बनाने की शायद कम पड़े। हाँ, काफी हद तक, क्योंकि प्रेम की अवस्था में निर्णय, जजमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं होती। अच्छा। वहां सिर्फ स्वीकृति होती है, समझ होती है। ये हमें विवेक सिखाता है, निर्णय नहीं। विवेक और निर्णय में क्या फर्क है? विवेक का मतलब है चीजों के स्वभाव को समझना, जैसे आग जलाती है बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। ठीक है। फिर हम अपनी स्वतंत्र इच्छा और विवेक का इस्तेमाल करके सही चुनाव करते हैं, जैसे आग में हाथ नहीं डालना। ये किसी को बुरा या गलत कहने से बिल्कुल अलग है। जब हम प्रेम में स्थित होते हैं तो ये विवेक स्वाभाविक रूप से काम करता है। और जैसा कि सत्रों में कई लोगों ने साझा भी किया, इस एक मूल अभ्यास से, मैं प्रेम हूं के एहसास में रहने से, जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो रिश्ते हों, सेहत हो या खानपान जैसी आदतें हों, सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। वाह! तो संक्षेप में कहें तो आज की इस गहरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि दूसरों की मदद करना, खासकर उनकी आत्मस्वीकृति बढ़ाने में मदद करना, ये असल में अपने ही अंदर का काम है। बिल्कुल। अपने विचारों को, अपनी धारणाओं को ईश्वर के प्रेम और पूर्णता के साथ अलाइन करना है। और ये समझना कि हम सब सामूहिक चेतना के जरिए एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ, हमारी व्यक्तिगत प्रगति और समूह का कल्याण एक दूसरे पर निर्भर है। मेज के सभी पैरों का साथ में ऊपर उठना जरूरी है। और शायद सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली अभ्यास है मैं प्रेम हूं के एहसास में जीना। जी। ये हमें स्वाभाविक रूप से एकीकृत करता है और दूसरों के प्रति हमारे नजरिए को, हमारे व्यवहार को बदल देता है। बिल्कुल। अंततः सब कुछ अपने भीतर उस प्रेम को खोजने और फिर उसे बिना शर्त सबके लिए विस्तारित करने के बारे में ही है। तो आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर ये सच है कि हमारे विचार, खासकर दूसरों के बारे में हमारे अनकहे छिपे हुए निर्णय और धारणाएं अनजाने में न केवल हमारी बल्कि उनकी वास्तविकता को भी सीमित कर सकती हैं, तो फिर अपने इस अंदरूनी जगत को साफ और प्रेमपूर्ण रखने की हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है। पूरी तरह समझते हैं, जिससे हम हर पल जाने अनजाने अपनी और दूसरों की दुनिया रच रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे। अलविदा।